जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 10वीं के बायोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा रिप्रोडक्शन यानी जनन पढ़ लेंगे। इस चैप्टर से लगभग जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है और 1 3 नंबर का या 2 नंबर का सब्जेक्टिव रहता ही। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ चाहें तो नोट्स बना लेंगे और जितना वीडियो में बातें बताई जाएगी उसको ध्यान से सुनेंगे तो हम यह उम्मीद रखते हैं कि एग्जाम में आपका जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे जनन, तो जनन जो है, आखिर जनन से फायदा क्या है, जनन क्यों करते हैं या जनन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर हम बताएं जो जनन है तो आप जनन का जो परिभाषा होगा वो कह देंगे ना कि जो जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है, जो जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने जैसा मिलाएंगे। क्योंकि अब मान लीजिए कोई मनुष्य है तो उसका बच्चा जो होगा वो मनुष्य ही होगा, कोई हाथी है तो उसका बच्चा हाथी होगा, कोई कुत्ता है तो उसका बच्चा कुत्ता होगा। तो परिभाषा लिखते समय इस बात को ध्यान देंगे कि जो जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, तो जनन को की जो आवश्यकता है, जनन की जो आवश्यकता है, आखिर आवश्यकता है क्यों, जनन करते काहे के लिए है। तो सबसे पहली बात, जो अगर कोई भी जीव होता है उसके जाति को कायम रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मनुष्य है, अगर जनन ही ना करे तो एक टाइम आएगा जब मनुष्य तो पुरान हो, बुढ़े होके तो मर ही जाएगा। तो जनन करेगा तब ना आने वाला पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। वैसे ही आप सुने होंगे कि मोदी जी का जब डेट ऑफ बर्थ जन्मदिन था तो उस टाइम उन्होंने 8 गो टाइगर को छोड़ा था, इसलिए कि हमारे भारत में जो है टाइगर की संख्या बहुत कम हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि 8 को लाकर छोड़ दिया। अब साल 2 साल के बाद 8 को तो रहेगा नहीं, वो सब भी क्या करेगा, जनन करेगा। तो उसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर मुख्य बात कहा जाए कि किसी भी जाति को अगर हम चाह रहे हैं कि उसकी जाति कायम रहे, इस पृथ्वी पर रहे, तो वह जनन करेगा। तो जनन करने आवश्यकता क्यों है कि उसकी जाति जो है सुरक्षित रहे और उसकी जाति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाए, इसलिए जनन की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से एक ही शब्द में हम कह दें तो कह देंगे कि जनन इसलिए करते हैं क्योंकि अस्तित्व जो होता है, उस जीव के जो अस्तित्व होता है वह कायम रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, जनन करते हैं। तो उसके बाद ना अगर हम जनन की विधि देखें, जनन की विधि क्या क्या होती है, तो क्या किया वैज्ञानिक लोग, इसको स्टडी किया। कैसे किया कि देखा कि एगो जीव है, यह क्या कर रहा है, 2 वर्गों में टूट जा रहा है, 2 वर्गों या 2 से अधिक, एक जीव। तो जो जीव होता है जो टूट रहा होता है उसको हम लोग जनक कहते हैं, और जो इससे जो उत्पन्न बच्चे होते हैं ना उसको हम लोग संतान कहते हैं। क्या कहते हैं, संतान कहिए या कहते हैं संतति, संतान या संतति, इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को पापा है तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, जनक कहेंगे, और उनके हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग क्या हो गए, संतान हो गए। सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अगर कोई बकरी बच्चा दे रही है तो बकरी हो गई जनक, अब बकरी के जो बच्चा है वो हो गया संतान। समझ में आ गया। एगो कंडीशन तो ये देखा लो कि एगो जीव है वह 2 वर्गों में टूट जा रहा है या 2 से अधिक वर्ग, एक ही जीव है टूट जा रहा है। सेकंड नंबर देखा, अगर सेकंड नंबर का चर्चा करेंगे तो देखा कि एक है मेल और एक है फीमेल, दोनों मिलकर जनन कर रहे हैं, या एक संतान उत्पन्न हो रहा है या एक से अधिक संतान हो रहा है। तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो इन्हीं को तो हम कहते हैं जनक। इनसे जो संतान उत्पन्न हो रहा है इसी को हम लोग संतान कहते हैं या कहते हैं संतति। समझ में आ गया। तो इस आधार पर जनन की 2 गो विधि हो गई है। एगो जनक टूट रहा है, इसको हम लोग अलैंगिक जनन कह दिए, और 2 गो मिलकर उससे जो संतान उत्पन्न हो रहा है उसको लैंगिक कह दिए। तो अगर विधि देखा जाए तो 2 विधि होता है बाबू, एक हो गया अलैंगिक, दूसरा आपका हो गया लैंगिक। जनन जोड़ लेंगे
जनन जनन। ठीक है, अलैंगिक को रख दिया जिसमें केवल एक जनक रहते हैं, उसको अलैंगिक, यानी इसमें कह देंगे एक जनक भाग ले, जनक भाग ले, उसे क्या कह देंगे? अलैंगिक जनन कह देंगे। वह नर भी हो सकता है, वह मादा भी हो सकती है, केवल एक हो, उसमें दो नहीं हो। अच्छा, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, और दो जनक में विपरीत लिंग होना चाहिए, एक स्त्री हो या एक महिला हो, एक मादा हो या एक नर हो। तो इसमें अगर इसका हम परिभाषा दें तो कहेंगे दो विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। आ रहा है समझ में? अलैंगिक जनन का परिभाषा आप बोले तो कहेंगे वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में कहेंगे वैसा जनन जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन जब खत्म हो जाएगा तो लैंगिक जनन स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर हम देखें अलैंगिक जनन के गुण, यानी चाहे लाभ भी कह सकते हैं, गुण ही लिखिए आप। अलैंगिक जनन के गुण क्या क्या हो सकता है? अलैंगिक जनन के गुण, अलैंगिक जनन का गुण, गुण में क्या करते हैं? अभी आपको बताया है कि इसमें एक जनक भाग लेते हैं, तो सिंपल लिखिए, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। नंबर आगे, जब एक जनक भाग लेंगे तो इसमें लिख देंगे, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। युग्मक क्या है आगे हम पढ़ लेंगे, उस समय हम आपको बता देंगे कि युग्मक क्या होता है। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो उसमें निषेचन नहीं होगा, क्योंकि युग्मक मिलते हैं तभी निषेचन होता है। तो जब युग्मक है ही नहीं तो निषेचन कैसे होगा? तो लिख लेंगे कि इसमें निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होता है तब जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। तो वो भी लिख दीजिए यहां पर, इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। आ रहा है समझ में? ये देखेंगे सब एक दूसरे के पूरक है। इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जिसमें दो जीव भाग लेते हैं वो भी विपरीत लिंग वाला, उसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो युग्मक के मिलने से ही निषेचन होता है, तब निषेचन भी नहीं होगा। और जब निषेचन नहीं होगा तो निषेचन होने के बाद ही होता है जाइगोट, तब ये भी नहीं होगा। उसके बाद एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं, यह जो होता है यह सरल जीवों में होता है, यह सरल जीवों में होता है। आगे समझ में? इतने पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। मुख्य पॉइंट आपका यही है कि इस तरह से इसमें ये होता है। समझ में आ गया? पहला है इसमें एक जनक भाग लेते हैं, दूसरा था युग्मक का निर्माण नहीं होता है, तीसरा हो गया निषेचन की क्रिया नहीं होती है, चौथा हो गया आपको जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, और आपका जो लास्ट यह हो गया यह सरल जीवों में होता है। ऐसा बात नहीं है कि इतना ही है, और होता है, लेकिन इतना ही जानिए, एग्जाम आपका करीब है, इतना से आपको अच्छा खासा गाड़ी निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, अब तो हम यहाँ क्या देख लिए, विधि देख लिए, अलैंगिक जनन के गुण देख लिए। तो अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार है, और ये प्रकार बहुत भी आई है, बराबर आता है और संभवतः आएगा भी आपके एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम लिख लें यहाँ पर प्रकार, क्या लिख लें? प्रकार। किसका प्रकार है? तो हम प्रकार पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अगर फर्स्ट प्रकार देखा जाए तो यह है विखंडन। विखंडन, विखंडन के मतलब होता है टूटना। क्या होता है? विखंडन का अर्थ होता है टूटना। तो विखंडन की अगर परिभाषा आपसे पूछे तो कहिएगा, सबसे पहले एगो दिमाग में रख लो कि जब लैंगिक जनन का परिभाषा जोड़ना तो उसमें लिख देना
लैंगिक जनन का वैसा विधि। जब अलैंगिक जनन का परिभाषा लिखना, उसमें लिखना अलैंगिक जनन का वैसा विधि। सिंपल बात है। तो इसमें अगर इसका परिभाषा दें तो आप कहिएगा अलैंगिक जनन का वैसा विधि जिसमें कोई जनक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। सुनकर कॉपी पेन लेके धीरे धीरे लिखिएगा, लिखा जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं, कहिएगा अलैंगिक जनन का वैसा विधि जिसमें कोई जनक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बंटकर नए जीव का उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। तो विखंडन में लें तो जैसे होता है कथी, एग्जाम्पल आपको दें तो जो माने वैसा जनन लिख ही देते हैं। चलो कहना ना, जिसमें दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीवों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? आपको विखंडन कहलाता है। कह जोड़ देंगे अलैंगिक जनन का वैसा विधि जिसमें दो या दो से अधिक भागों में टूटकर, दो हो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीवों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। तो अगर एगो जीव दो वर्गों में टूटता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। एगो जीव बहुत सारे भागों में टूट जा रहा है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। एग्जाम में आता है जो द्विखंडन किसे कहते हैं, अब बहुखंडन किसे कहते हैं। तो खंडन का अर्थ तो हो गया टूटना, अब एक में टूटे या 10 में टूटे। तो इसका परिभाषा है कि दो टूटे या दो से अधिक में टूट जाए। तो अगर हम ले लेना द्विखंडन, द्विखंडन, तो द्विखंडन का परिभाषा दे देंगे, वैसा जीव जो दो बराबर भागों में टूट जाए उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन के एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। द्विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है? अमीबा। दूसरा आपको ले लिए पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा। इनका अजीब गुण है, इनका जो शरीर है ना वह धीरे धीरे विकसित करके दो बराबर भागों में टूट जाता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विखंडन विधि वाला जीव कहते हैं। देखो यहाँ यह है अमीबा, फोटो आप पढ़ लिए होंगे अमीबा, तो जल्दी जल्दी में हम बना दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं। इसके बीच में रहता है केंद्रक। अब ये थोड़ा सा विकसित होगा और यह केंद्रक जो होगा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ेगा और ऐसे होगा, और इधर जो है बीच से पचक जाएगा। इधर से दो भागों में टूट गया, एगो अमीबा इधर चल गया, एगो अमीबा इधर चल गया। आप देखते होंगे इसमें ना अमीबा के धीरे धीरे जो है साइज बढ़ रहा है, और साइज के साथ साथ केंद्रक बढ़ रहा है। मुख्य रूप से कोई भी जीव चाहता है कि अगर हम अपन संतान उत्पन्न कर रहे हैं तो उसमें केंद्रक जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रक जो होता है, केंद्रक हम लोग केंद्रक को कोशिका के मस्तिष्क कहते हैं। पूरे कोशिका के अंग को केंद्रक कंट्रोल करके रखता है। इसलिए ना अमीबा चाह रहा है कि मेरा केंद्रक धीरे धीरे बड़ा हो जाए, और जब बड़ा हो जाएगा तो केंद्रक को दो वर्गों में तोड़ देंगे, तो आधा केंद्रक इधर चल जाएगा, आधा केंद्रक इधर चल जाएगा, तब ना इसके शरीर को कंट्रोल करके रखता है। शरीर तो बना है कोशिका से, और कोशिका कंट्रोल करता है कौन? केंद्रक कंट्रोल करता है। तो अगर केंद्रक एक में जाए एक में नहीं जाएगा तो उसका शरीर तो अच्छा से काम नहीं करे, अच्छा से क्या होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर बना है कोशिका से, कोशिका को कंट्रोल करता है केंद्रक, और केंद्रक किसी जीव में जाए ही नहीं तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विखंडन हो गया, क्योंकि एक जीव दो वर्गों में बट गया है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो। वैसा ही पैरामीशियम में होता है। और ऐसा ही एक जो जीव है उसका नाम है आपको लेशमानिया। क्या है? लेशमानिया। आपको सोचने वाली बात है, ये आपको सेंटअप एग्जाम में आया था। सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था इनमें से किसमें द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। आपके ऑप्शन में क्या था? अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया। ऑप्शन डी में था कथी? इनमें से सभी नहीं। कितना देखा, पहले ही ऑप्शन में मार दिया, मार ये ऑप्शन अमीबा। ध्यान से पढ़ते तो ऑप्शन डी में था इनमें से सभी, या जबकि यह तीनों होता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो यह आपका कथी हो गया? द्विखंडन। द्विखंडन के बाद आता है क्या? बहुखंडन। बहुखंडन। अब बहुखंडन से लग रहा है, बहु माने बहुत, खंडन माने टूटना, माने ऐसा जीव। अब बोल देंगे इसका परिभाषा, अलैंगिक जनन का वैसा विधि जिसमें कोई जीव
जिसमें कोई जीव अनेक भागों में टूट जाए उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। तो बहुखंडन का आपका एग्जाम्पल जो है वह होगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? यह लिख लो, एनसीईआरटी किताब में आपको बहुखंडन का फोटो बनाया गया, इस तरह से होता है, ऐसे 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 इस टाइप से जो है इस तरह से रहता है। तो क्या करता है ना, यह टूट जाता है, टूट के अनेक भागों में इससे बहुत सारा जो जीव होता है, बहुत सारा जो जीव होते हैं वह निकल जाते हैं। तो इसका जो बहुखंडल जीव का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। और एक हो सकता है आपको शैवाल। इसमें जो होता है बहुखंडन होता है, एक जीव बहुत सारे भागों में टूट जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। आगे अच्छी समझ में। तो इन दो को ध्यान रखना है। इसमें परिभाषा याद तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजीली है। कहेंगे वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे भागों में बढ़ जाए बहुखंडन, दो भागों में बढ़ जाए द्विखंडन हो जाएगा। एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, इसका हो गया अमीबा, इसका हो गया पैरामीशियम, और इसका जो हो गया कथी? प्लाज्मोडियम, और एक होता है शैवाल। इसमें यह एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यह किसका था? इसका जिस तरह से शरीर के बनावट के आधार पर इसको दो वर्गों में बांट दिया गया। तो अगर हम देखें तो होता है एक क्या? पुनर्जनन। 2 नंबर में हम ले लें, हो जाएगा पुनर्जनन। यह जीव जो होता है यह 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है, और 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है और धीरे धीरे विकसित करके नए जीव का रूप ले लेता है। उसी को क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहेंगे। परिभाषा आपको देना होगा तो देखिएगा, लिखिएगा, अलैंगिक जनन का वैसा विधि जिसमें कोई जीव का शरीर 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है और क्षतिग्रस्त जो भाग होता है वह धीरे धीरे विकसित करके नए जीव का रूप ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन आपको एनसीईआरटी किताब में दिया होगा, उसको अच्छा से आप देख लेंगे। तो इसका अगर फोटो हम बनाएं तो इसका जो एग्जाम्पल जो होता है वह होता है प्लेनेरिया में। किसमें एग्जाम्पल होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, यह फोटो आपको हम बना रहे हैं। ऐसे ये जीव हो गया, आपको कर आंख इस तरह से हो गया। ये क्या करता है? 3 बराबर भागों में टूट जाता है। चूंकि परिभाषा सुने हैं कि वैसा जीव जिसका शरीर 3 बराबर भागों में टूट जाता है और क्षतिग्रस्त भाग धीरे धीरे विकसित होकर नए जीव का रूप ले लेता है, उसी को तो प्लेनेरिया कहते हैं। उसी को तो प्लेनेरिया कहते हैं जिसका एग्जाम्पल है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। देखिए यह जो है इसके नीचे वाला भाग टूट गया है, इस तरह से नीचे वाला भाग हो गया। थोड़ा सा केंद्रक इसमें आया होगा, क्योंकि आपको बता दिए बिना केंद्रक के तो जीव बन ही नहीं सकता है। और यहां से इसका जो ये वाला भाग है यह यहाँ आ गया है, इस तरह इसमें भी केंद्रक रहेगा। और इसका जो कहा जाए हेड जो है इस टाइप से यहाँ आ गया, 3 भाग में टूट गया। अब इसका जो क्षतिग्रस्त भाग है यह विकसित हो जाएगा, इधर गया, इतना तो इसमें था ही, अभी पूरा बना लेगा संरचना, बन गया एक नया जीव। इसका जो है यह ऊपर से अपन मूड़ी बना लेगा, बीच में एक था ही, और थोड़ा सा इधर का जो भाग बना लेगा, बना लिया। यह जो है ये भी इसका जो है ऊपर वाला भाग तो था ही, और नीचे का जो बॉडी होगा वह पूरा बना लेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हो सकता है, प्लेनेरिया ध्यान में धर लेंगे, एग्जाम्पल है। अगर हम तीसरा लें, तीसरा में होता है एक मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन। इसमें क्या होता है कि शरीर के किसी भाग पर एक छोटा सा मुकुल निकलता है, और वह मुकुल धीरे 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 विकसित होकर नए जीव का रूप ले लेता है। शरीर के ऊपर मान लीजिए कि एक हम जीव ले रहे हैं, ऐसे मानिए यह जीव है, इसके अंदर क्या है? मुकुल है। कुछ समय के बाद यह मुकुल जो होगा यह थोड़ा सा इधर निकल गया है, कुछ समय के बाद यह क्या हो जाएगा? यह जो शरीर से बिल्कुल बाहर हो जाएगा, शरीर से बाहर हो जाएगा। अब मुकुल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे मानो यह जीव है, इसके ऊपर मुकुल, मुकुल के ऊपर मुकुल हो सकता है,
या यह जीव है मुकुल, मुकुल के बगल में भी मुकुल हो सकता है, मुकुलों की संख्या अधिक हो सकता है। तब परिभाषा देंगे कि वैसा जीव जिसके शरीर के ऊपर मुकुल निकले और वह मुकुल विकसित होकर धीरे धीरे नए जीव का रूप ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो इसका सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वह हो जाएगा इसका मुकुल। इसको हम इसमें जीव में रखते हैं इष्ट। क्या हो जाएगा? इष्ट। इष्ट जो है आपको एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। आप ध्यान से यहां ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुकुलन में, मुकुलन जनन में एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल दीजिए। तो एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल क्या देंगे? इष्ट दे देंगे, क्योंकि इष्ट होता है और इष्ट में जो इष्ट एक कोशिकीय जीव होता है और वहीं इष्ट जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें मुकुल द्वारा प्रजनन होता है। अगर दूसरा अगर हम आपको लें तो एक जो होता है वह हाइड्रा होता है। क्या है? हाइड्रा। दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो वह आपका है हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह बहुकोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव। हाइड्रा जो है वह बहुकोशिकीय जीव होता है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव होता है, इसमें भी वही होता है। इसके शरीर के बाहर एक मुकुल निकलता है, धीरे धीरे मुकुल विकसित होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। अगर आपको हाइड्रा आपकी किताब में फोटो होगा, टाइम लगेगा इसलिए फोटो ना बना रहे, आप किताब से बना लेंगे। इस टाइप से रहता है, इधर इस तरह से निकल रहता है मुछदारी इसका। फिर देखो यहाँ छोटा सा एक मुकुल निकलेगा, फिर यहां से जाएगा, इस टाइप से होता था, ऐसे ऐसे इस तरह से है, और यहां से मुकुल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। किताब में आपको एनसीईआरटी में बना लीजिए। और यहाँ आपको एक बड़ा सा मुकुल हाइड्रा बन जाएगा। हाइड्रा का साइज इतना ही रहता है, यहाँ से बन गया, ऐसे चल गया, ऐसे। और यह जो हाइड्रा है, यह हाइड्रा का नया रूप बन गया। आप देखेंगे इसमें बड़ा जल्दी विभाजन होता है। यह जो है थोड़ा सा निकला है 12 घंटा में, यह थोड़ा और बड़ा हुआ है 24 घंटा में, यह इससे जो विकसित होने में टाइम लगा है मात्र 48 घंटा में। कितना घंटा में? 48 घंटा में नया मुकुल का हो गया, तैयार हो गया। कितना हो गया? नया मुकुल तैयार हो गया। अगर हम देखें तो इसमें आपसे इसलिए बोले हैं कि ध्यान से रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव जिसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो आपका आंसर होगा इष्ट। फिर कहेगा बहुकोशिकीय जीव जिसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो इसमें आपका जो आंसर होना चाहिए क्या होगा? हाइड्रा होगा। आगे समझ में? अब थोड़ा बोर्ड को मिटाते हैं और इस जो मुकुलन पढ़ लिए हैं, मुकुलन के बाद आपका जो होगा वो होगा कायिक परिवर्धन। कायिक माने होता है काया, काया माने होता है शरीर, यानी शरीर के कोनो अंग को काट कर अगर हम उससे संतान अर्थात नया पौधा हो या नया जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि क्या करते हैं, तना काट के लगा देते हैं, उसका जड़ काट के लगा देते हैं, उसका पतई कटक काट के लगा देते हैं। तो अगर इस तरह से जिसमें देखने को आपको मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो लिख रहे हैं आपको, क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। अच्छा, कायिक पौधा में अगर देखा जाए ना, मुख्य रूप से पौधे में होता है। अगर यह जो होगा दो तरह से होता है पौधा में अगर जनन, पौधा भी दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक पौधा और एक लैंगिक पौधा। तो जो पौधा बीज द्वारा होता है, अगर हम पौधा को बांटे ना बाबू, पौधा में भी दो तरह से जनन होता है। एक होता है अलैंगिक, अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। अलैंगिक तो हम पढ़ ही रहे हैं। अलैंगिक के मतलब जिसमें केवल एक जनक भाग ले, अर्थात उसके बॉडी को तोड़ दिया जाए या उसके शरीर में से कोई अंग को नोच कर और उससे नया जीव उत्पन्न हो, उसी को कहते हैं। जैसे अलैंगिक में हो जाएगा, अगर तना द्वारा लगता है, पतिया द्वारा लगता है, पतिया या जड़ों द्वारा लगता है, तो वह क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन में आ जाएगा। अलैंगिक जनन में जो मुख्य रूप से बीजों द्वारा
पौधा उगाते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं। अगर सुनिए, क्योंकि बीज जो बनता है वह पौधा के दो गो भाग पाया जाता है। किसी पौधा में देखेंगे तो एक होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर, और एक होता है पुंग केसर, पुंग केसर, पुंग केसर। यह है पौधा के फीमेल भाग और यह है पौधा के मेल भाग। जब दोनों मिलते हैं तब जाके बीज बनता है। तो इसलिए जो बीज द्वारा पौधा उगते हैं उसको लैंगिक जनन में रखते हैं, और जो उसके तना जड़ पत्तियों द्वारा पौधा बनते हैं उसको अलैंगिक जनन में रखते हैं। तो इससे मिटाकर अब आपको हम कायिक प्रवर्धन में लिखिएगा, पौधा का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन द्वारा हो। कायिक माने जैसे उसका तना काट के लगा दें तो पौधा निकल जाए, उसकी पत्तियां काट के लगा दें तो पौधा निकल जाए, उसके जड़ काट के निकाल दे तो पौधा निकल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अगर सबका एक एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर तना किसका किसका काट के लगा देते हैं, अगर जो किसका किसका पतई काट के लगा देते हैं, तो उसको अच्छा से हम देख लेंगे, अच्छा से उसका जो। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो किसका तना लगाते हैं, किसका पत्तियां लगाते हैं, किसका जड़ लगाते हैं। तो अगर आप तना का अगर लेना, तो अगर हम तना, तो तना के तो तू लोग जानता ही होगा, हल्दी का, आलू का, ये सबको क्या करता है, तना लगता है। हल्दी लिख दे, हल्दी क्या है, भंगा जा रहा है, हल्दी। आलू हो गया। गन्ना का भी क्या होता है, बढ़िया काट के लगा देते हैं, जिसका जिसका शरीर काट के लगा दिया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तना कहते हैं। अगर समझ, उसके बाद ना तना के बाद आपको अगर हम एग्जांपल दें पतिया, किस पौधा के पतिया, तो एक पतिया है जिसका नाम है अजूबा, पतिया का नाम है क्या थी, अजूबा। इसको कहते हैं ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में धर लीजिएगा। तो ब्रायोफिल्म एक पौधा होता है, उसके पतिया को अगर काट लीजिएगा धीरे धीरे वो जड़ बना लेता है, उस जड़ से नए नए पौधे जो है वह निकलने लगते हैं। अगर इसके लिए लें, अब क्या हो जाएगा, यह तो हम कर ही लिए, यह ले लिए, उसके बाद हमको बचा कथी है, जड़। अब प्रश्न आ रहा है कि हम किसका किस पौधा का जो होता है वह जड़ लगाते हैं। तो जड़ जो लगाते हैं वह शकरकंद होता है। क्या होता है, शकरकंद, शकरकंद। बस यही एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आपको एनसीईआरटी में यही दिया है, इसी से क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम्पल तो दुनिया भर के होता है, लेकिन पढ़िए उतना ही जितना एग्जाम्पल, जितना आपके परीक्षा में आ जाए। एक्स्ट्रा पढ़िएगा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जो है आपको बहुत करीब है, इसलिए बता दिए। और एक लास्ट जो हमारा जो इसमें का जो है टॉपिक है वह है आपको बीजाणु, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन माने इसे कहेंगे नमी युक्त स्थानों पर क्या होता है, एक जाल जैसा संरचना बनता है, कुछ समय के बाद वह जाल फट जाता है, अब बहुत सारे उसमें से जो छोटे छोटे जीवाणु निकल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। अब छल्ला जो कैसे माने ना, जैसे आप नमी युक्त स्थान, जैसे देखे होंगे अचार, अचार पे क्या होता है ना, वो तो उसमें तो नमी रह, अगर नहीं उसको समय समय पर धूप में रखें तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर भुअरी लग जाता है, जिसको अपना भाषा में हम क्या कहते हैं, ये भुअरिया आ गया है। तो वही भुअरिया देखेंगे ना तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा रेड कलर का रहता है इस टाइप से। एक टाइम आता है ना जो यह फट जाता है, और जब फटेगा ना तो इससे दुनिया भर के छोटे छोटे जो जीव होते हैं वह अलग हो जाते हैं। तो इसका परिभाषा आप कहिएगा ना कि नमी युक्त स्थानों पर, नमी युक्त स्थानों पर क्या बनता है, एक गोल संरचना बनता है जो उपयुक्त स्थिति पाकर फट जाता है और छोटे छोटे विभिन्न जीव निकल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे कोई भी सामान रख ना दो, उसमें क्या पड़ता है, भुअरिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। आगे आपको समझ में इसका जो परिभाषा है आप इसका देना चाहते हैं वही दीजिएगा कि हाँ, अगर किसी पौधे के कोई अंग जैसे तना, पतिया, जड़ को काट कर अगर उसको लगा देते हैं और उससे नए नए पौधे निकल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में पूरा जो इतना कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। सेकंड पार्ट में आपको हम लैंगिक जनन बता देंगे, इसको बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, और आपका जो जो दोस्त है उसके पास शेयर कर दीजिए। और इसमें जो थोड़ी सी अगर कोई आपको टॉपिक पढ़ना होगा
जो इतना दिन तक बैठल थे, नहीं पढ़े हैं, या कोई दिक्कत हो गया होगा, तो उसको आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। तो हम आपको क्या करेंगे ना, उस पर वीडियो बना देंगे, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह जो वीडियो है वह कैसा लगा। थैंक यू।